नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से बाबर के बारे में चर्चा करूंगा। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीन कर अपनी राजधानी बनाया बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थल भी बनाया। वस्तुतः वह एक नई परंपरा का अग्रदूत था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के राज्य का शासक था जो तैमूर के मध्य एशियाई साम्राज्य के विघटित अंशों में एक था। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। अगले 10 वर्ष तक वह फरगना पर अपना अधिकार बनाए रखने तथा समरकंद के सिंहासन पर बैठने की कोशिशें करता रहा, परंतु शैबानी खां उज़्बेक का प्रभाव बढ़ने के कारण उसे समरकंद तथा फरगना छोड़कर अफगानिस्तान की ओर आना पड़ा। यहाँ उसने अरगुन शासकों को हराकर अफगानिस्तान में अपनी शक्ति दृढ़ करते हुए कंधार पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वह अपने तोपखाने को सुसज्जित करने एवं भारत की गतिविधि को समझने का प्रयास करने लगा। इसी बीच में उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और राणा सांगा से भारत आक्रमण का न्योता मिला। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय और मृत्यु हो गई। इस विजय के कारण न केवल बाबर की मर्यादा बढ़ी वरन उत्तर भारत में उसका राज्य स्थापित होना संभव हो गया। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर के लिए यह महत्वपूर्ण सफलता थी जिसने लाहौर से लेकर दिल्ली एवं आगरा का क्षेत्र उसकी सत्ता के अधीन कर दिया और उत्तरी भारत में उसके साम्राज्य विस्तार की संभावना के द्वार खोल दिए। बाबर के जीवन का एक नया चरण आरंभ हुआ जब उसकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मध्य एशिया से हटकर उत्तरी भारत में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त पानीपत की विजय ने लोदी शासकों के खजाने पर बाबर का अधिकार स्थापित किया, जिससे उसकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हुई जो अन्य युद्धों में उसके लिए सहायक सिद्ध हुई। इस सफलता ने बाबर को भारतीय शासकों की रण पद्धति की कमजोरियों से भी परिचित करवाया और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई में तोपों और बंदूकचियों का संचालन क्रमशः उस्ताद अली कुली तथा मुस्तफ़ा ने किया था। दोनों की देखरेख में बाबर ने एक शक्तिशाली तोपखाने का निर्माण किया जो भारत में उसकी सफलता के मुख्य कारण थे। अफगानों के लिए यह हार क्षतिपूर्ण थी क्योंकि दिल्ली और आगरा के नगर उनके हाथ से निकल गए थे। इससे उत्तरी भारत में उनकी सत्ता प्रभावित हुई, परंतु भारतीय राजनीति से उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि अफगानों की शक्ति गुजरात, बिहार और बंगाल में अभी भी बनी हुई थी। पानीपत की विजय के तुरंत बाद बाबर को 1527 में खानवा की लड़ाई राजपूतों के साथ लड़नी पड़ी। राजपूतों का नेतृत्व मेवाड़ के राणा सांगा ने ग्रहण किया। उसे मुगल विरोधी अफगान सरदारों का भी समर्थन प्राप्त था। बाबर ने खानवा की लड़ाई में व्यक्तिगत शौर्य और उत्साह का प्रदर्शन करते हुए राजपूतों को पराजित कर दिया, जिससे उत्तरी भारत में मुगलों का प्रभाव सर्वोपरि हो गया। राणा सांगा, जो बाबर को दिल्ली और आगरा से निष्कासित कर उत्तरी भारत में पुनः राजपूतों का प्रभाव स्थापित करना चाहता था, उसे निराशा हाथ लगी। यद्यपि बाबर को खानवा की लड़ाई से कोई नया क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ और न कोई विशेष आर्थिक लाभ ही हुआ, फिर भी इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम निर्णायक थे। अफगान पहले ही मुगलों द्वारा पराजित हो चुके थे, अब राजपूत भी उनके आगे हार गए थे। इसलिए उत्तरी भारत में मुगल सत्ता को चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी। मुगल साम्राज्य की संस्थापना वस्तुतः पूरी हो चुकी थी। बाबर ने अब अफगान और राजपूतों के बचे प्रतिरोध के दमन का निश्चय किया। 1528 ईस्वी में उसने चंदेरी के दुर्ग पर अधिकार किया। यहाँ का शासक मेदिनी राय राणा सांगा का मित्र था और सामरिक दृष्टिकोण से चंदेरी का दुर्ग महत्वपूर्ण था। इस दिशा से दिल्ली पर आक्रमण की संभावना बनी हुई थी, इसलिए बाबर ने पूर्वी भारत में अफगानों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले इस दिशा से किसी आक्रमण की संभावना को समाप्त करना उचित समझा। तत्पश्चात उसने 1529 ईस्वी में
पूर्वी भारत में प्रवेश किया और घाघरा की लड़ाई में नुहानी अफगान शासकों को पराजित किया, जिन्होंने लोदी वंश के पतन के पश्चात बिहार में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी। पानीपत की हार के पश्चात इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को नुहानियों ने शरण दी और उसे दिल्ली के शासक के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए वे प्रयत्नशील थे। इस प्रयास में उन्हें बंगाल के सुल्तान की सहायता प्राप्त थी। परिस्थिति के संकटपूर्ण बनने से पहले ही बाबर इस पर नियंत्रण करने का इच्छुक था। घाघरा की लड़ाई में बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को अपने कुशल सैन्य नेतृत्व से पराजित किया। इस युद्ध से अफगान नुसरत गठबंधन टूट गया तथा नुसरत शाह ने बाबर के समक्ष उन अफगान सरदारों का आत्मसमर्पण किया जो उसके राज्य में शरण लिए हुए थे। यद्यपि घाघरा के युद्ध में किसी भी पक्ष की निर्णायक विजय नहीं हुई, परंतु इस युद्ध से बाबर की स्थिति और मजबूत हुई, जिससे नुहानी अफगान उसकी सत्ता को मानने के लिए विवश हो गए। यह बाबर की अंतिम विजय थी और अगले वर्ष 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। विजेता की दृष्टि से बाबर एक महान साम्राज्य निर्माता था, परंतु केवल विजय द्वारा किसी राज्य पर अधिक दिन तक अधिकार नहीं रखा जा सकता था। पानीपत से घाघरा तक बाबर ने भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनके फलस्वरूप उसकी सत्ता का विस्तार बिहार की सीमा तक संभव हुआ। इसमें उसके अपने राज्य काबुल और कंधार के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। समकालीन मध्य एशिया एवं भारत में यह सबसे विस्तृत राज्य था, परंतु इसमें कुछ दुर्बलताएं भी थीं। सर्वप्रथम इस राज्य का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ था और इसके लिए एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण भी नहीं हुआ था। यद्यपि बाबर ने अफगान शासन व्यवस्था में कई परिवर्तन किए, तो भी यह कहना संभव नहीं है कि उसने विजित भाग का संतोषजनक प्रबंध कर लिया था। वस्तुतः 4 वर्षों में बाबर का अधिकांश समय साम्राज्य विस्तार तथा विरोधियों का दमन करने में ही बीत गया, जिससे उसे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण तथा विकास का अवसर ही नहीं मिल पाया और न ही किसी क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन या किसी नई व्यवस्था के निर्माण का अवसर ही मिल पाया। यह कहा जा सकता है कि प्रशासक की अपेक्षा एक विजेता के रूप में उसकी उपलब्धियां अधिक प्रभावशाली थी। बाबर ने राजत्व के सिद्धांत तथा प्रचलित जागीरदारी प्रथा में परिवर्तन लाया। भारत का व्यापारिक संबंध कंधार और मध्य एशिया तक जुड़ गया, जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। बाबर के आने से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नई परंपराएं आरंभ हुई। उसने उद्यानों तथा भवनों का निर्माण करवाया। एक कुशल एवं योग्य सेनानायक होने के कारण बाबर ने भारत में नई सैनिक पद्धति एवं नए उपकरण का विकास किया। युद्धों में तोप का प्रयोग तथा तुलु गमा रण पद्धति को सफल ढंग से उपयोग में लाया गया। उसने प्रशासन को भी अर्धसैनिक रूप में संगठित किया, परंतु उसके काल में अफगान शक्ति का पूर्ण रूपेण दमन नहीं किया जा सका, जो उसकी एकमात्र सैन्य असफलता थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी के रूप में लिखी, जो उसके सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होने का प्रमाण है, जिसे कालांतर में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा के रूप में फारसी में रूपांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त बाबर को मुबैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता माना जाता है। इस प्रकार बाबर ने भारत में न केवल एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की। धन्यवाद।